तमिलनाडु से उठे राज्य सरकार और राजभवन के बीच के विवाद की गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में लंबित विधेयकों पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य गठन के बाद अब तक 5 विधानसभाओं का गठन हुआ है और इस दौरान करीब आधा दर्जन विधेयक राजभवन और राष्ट्रपति भवन में लंबित है। संसदीय मामलों में जानकार इसे स्वस्थ राजनीतिक परंपरा नहीं मानते हैं। जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल था वो है ओबीसी को आरक्षण देने का, नहीं दिया। तो इसको लेकर तमिलनाडु सरकार की ओर से, कुछ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दायर की गई। उस पर बहुत ही सख्त शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि राज्यपाल को लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि सब संवैधानिक दायरे में होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी इसी दायरे पर है। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि राज्यपाल को किसी विषय में ज्यादा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बीजेपी की मनमानी उजागर कर रही है। न्यायालयीन प्रक्रिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है वो देश की भलाई का ही विषय है। बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कि तमिलनाडु के मामले पे उन्होंने बड़ा डिसीजन दिया है। राज्यपाल को ज्यादा वक्त तक किसी भी बिल को रोकने का अधिकार नहीं है और ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ का एसटी एससी ओबीसी का बिल लगभग 2 साल से पेंडिंग है। समाज के लिए एक मजबूत ताकत मिलेगी उससे। वो बिल पेंडिंग क्यों? अभी तो डबल इंजन की सरकार है। राज्य सरकार को उस बिल पे तत्काल अमल करना चाहिए, राज्यपाल से बात करनी चाहिए और निश्चित रूप से उस बिल को तुरंत कानून का रूप दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब जहां राजभवन में रुके विधेयकों को लेकर लंबित विधेयक पास होने की उम्मीद जगी है, तो वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर पड़ता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ विधेयक पर महाभारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, दरअसल तमिलनाडु में लंबित विधायकों का कलेश अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद इसकी चर्चा और भी तेज हो चली है। राज्य सरकारें विधानसभा में विधेयकों को पारित कर सहमति के लिए राजभवन भेज देती है, लेकिन सालों साल तक विधेयकों को कई कारणों से लंबित रखा जाता है। अब छत्तीसगढ़ में भी करीब आधा दर्जन के करीब महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि अभी लंबित है, जिसमें धर्मांतरण से लेकर आरक्षण तक शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक टिप्पणी दी और इसके बाद से सियासत छत्तीसगढ़ में भी गर्मा चुकी है। बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छत्तीसगढ़ में कितना असर? क्या राजभवन से बाहर आएंगे लंबित विधेयक? क्या भूपेश सरकार ने किया था विधायी परंपरा का पालन? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कम होगी सरकारों की राजभवन से टकराहट। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। विमल जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। सवाल क्योंकि आप पर उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाना लाजमी भी हो जाते हैं क्योंकि विधेयक तो छत्तीसगढ़ में भी लंबित है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस तो हालांकि पहले से कहती आई हुई है कि राजभवन के माध्यम से आप अपनी मनमानी करते हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। विमल जी, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की बातें कैसे रहा है और राजभवन भी अपने संवैधानिक दायरे में अपनी कार्यवाही करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना है, जो करना है, वो अपना संवैधानिक दायरे में वो करेंगे। राज्यपाल को जो संवैधानिक दायरे में करना है वो करेंगे।
अब जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को तो ये बताना नहीं चाहिए कि किस प्रकार की कार्यवाही राजभवन करे। किसी भी प्रकार का बिल आप पास कर देंगे जिसमें ना आपकी बुद्धिमत्ता झलक रही है, ना जिसमें जो है संविधानिक दायरे में आपका लिया गया निर्णय है, और आप सिर्फ बोलते रहेंगे। आप देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आरक्षण का बिल, आरक्षण का बिल। अरे जब आप 57% आरक्षण का बिल जो है वो हमारे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, तब आप 72% के बिल को लेकर के आते हैं 72%। उसके बाद भी क्वांटिफाइबल डाटा जो है, जो विधानसभा में इनको रखना था, सिर्फ भूपेश बघेल जी ने इसलिए नहीं रखा कि उसमें एक जाति विशेष को बहुत ज्यादा घाटा होने वाला था। उनकी पोल खुलने वाली थी कि जिस प्रकार से वो हल्ला करते थे कि हमारी इतनी आबादी है, वो सारी चीजें जो है वो जनता के बीच आ जाती, इसलिए वो क्वांटिफाइबल डाटा जो है उन्होंने विधानसभा में नहीं रखा और सिर्फ जो है बोलते रहे कि राजभवन। अरे आप मूर्खतापूर्ण किसी भी प्रकार के बिल को पास करेंगे बहुमत के आधार पर, और राजभवन जो है उसके लिए बोलते रहे, वो अपने संवैधानिक दायरे में है। आपको भी सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। राज्यपाल को सजा दिलाना है, राज्यपाल जी को सजा दिलाई है, तो राज्यपाल जी निर्णय ले रहा है। लेकिन जो आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका राजभवन समीक्षा करेगा और राजभवन को लगेगा ये ठीक है तो राजभवन पालन करेगा। यदि संवैधानिक दायरे में राजभवन की अपनी सीमाएं हैं, अपनी सीमाओं में काम करेंगे। अब ये बताइए, आप तमिलनाडु में राजीव गांधी जी के हत्यारे को सजा माफी का बिल जो है, सजा माफी का जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो क्या उसको राष्ट्रपति दस्तखत कर दे उसमें कि भाई राजीव गांधी जी के हत्यारे जो हैं उनको जेल से छोड़ दिया जाए? अरे आप निर्णय लेते हैं विधानसभा में, तो निर्णय लेते समय भी जो है आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए कि हम किस बिल को पास कर रहे हैं, इस संविधान के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा, इसको राज्यपाल एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आपको वोट मिलना चाहिए, इसलिए हल्ला करते रहे। आप महाराष्ट्र में जो है मुसलमानों को आपने आरक्षण दिया, जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, ये बताते रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं और मुसलमानों को हम आरक्षण दे रहे हैं। भाजपा विरोध करे इसलिए मुसलमान हमको वोट दें। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि धर्म के आधार पर हमारे संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि आरक्षण दिया जाए करके, लेकिन फिर भी आप उसको दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वोट चाहिए। और हर बार जो है, चाहे आप अग्निवीर के मामले में हो, चाहे आप राफेल के मामले में हो, हर बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के मात खा रहे हैं। उसके बाद भी जो है आप नहीं कहते रहे कि हम संवैधानिक दायरे में निर्णय लें, कि संविधान में देश के हित में, प्रदेश के हित में जो भला है, कहीं जाकर के हमको जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई मात न खानी पड़े। लेकिन सिर्फ जो है वोट की राजनीति जो है, ये राजभवन आपकी वोट की राजनीति के लिए कोई। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं इसका, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हो। सुरेंद्र जी देखिए, आप चाहे बातें कितनी ही कह दें, आप मनमानी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से ये कहना है कि क्या जो लंबित विधेयक है उस समय आपकी सरकार थी, लेकिन क्या वो विधायी प्रक्रिया अच्छे से की थी भूपेश बघेल ने? सवाल तो आप पर भी है कि विधायी प्रक्रिया ही उन्होंने ठीक से नहीं निभाई है। वरिष्ठ पत्रकार है, क्या होता है विधायी प्रक्रिया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की पोल खोल दी है। अभी जो प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं विमल चोपड़ा जी, इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने सहमति व्यक्त की थी। उस सर्वसम्मति से पारित आरक्षण विधेयक में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी सहमति थी और तत्कालीन महामहिम अनसुईया उइके जी का यह वक्तव्य था। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन भूपेश बघेल जी से उन्होंने कहा था कि आप विधेयक लाइए, सदन में पास कराइए, मैं तत्काल हस्ताक्षर कर दूंगी। उसके बाद उन्होंने जब विधेयक पास हुआ, 5 मंत्री, वरिष्ठ मंत्री जाके उनको हाथों हाथ सौंपे, बोले मैं कल हस्ताक्षर कर दूंगी। फिर कहा 1 हफ्ते बाद हस्ताक्षर कर दूंगी। उसके बाद वो राज्यपाल ही बदल दिए गए। उसके बाद दूसरे राज्यपाल आए, अभी आए हैं वो तीसरे हैं। लेकिन जन सरोकार से संदर्भित आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक आज भी भारतीय जनता पार्टी की
केंद्र की सरकार के बदनीयती के चलते राजभवन में रोका गया है। और ये जो डिसीजन आया है सर्वोच्च न्यायालय का, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ है। जहां जहां विपक्ष की सरकारें रहती है, सर्वोच्च न्यायालय ने तो स्पष्ट तौर पर कहा, और ये पहली बार नहीं कहा। आपको याद होगा पंजाब वाले मामले में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजभवन जो है वो आग से न खेले, संसदीय परंपरा है, जो स्वस्थ परंपरा है वो खतरे में है। और तमाम उदाहरण हैं, मैं दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं खुशी जी, कैसे महाराष्ट्र में आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, भोर होने से पहले आनन फानन में कैसे तैयारी कर ली गई, गुप्त रूप से षड्यंत्र करके अल्पमत के व्यक्ति के पास में बहुमत है कि नहीं ये भी नहीं देखा गया, भोर होने का इंतजार तक नहीं किया गया, शपथ दिला दी गई। मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम उदाहरण है। गोवा में आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की पहले जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी वो गवर्नर बन के जाती है, परिणाम आया कांग्रेस के ज्यादा विधायक हैं, बिना विधायकों की सूची मांगे सीधे सीधे भाजपा को मौका दिया जाता है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, खास तौर पर मोदी साहब के अधिनायकवाद में राजभवन को जो है भाजपा का वार रूम में परिवर्तित कर दिया गया है। दुर्भावनापूर्वक विधेयक रोके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों से संबंधित विधेयक था वो डिम्ड मंडी एक्ट, जिसमें किसानों को व्यापारियों के, कुचियों के, बिचौलियों के शोषण से बचाने का विधेयक है। 2020 से आज तक लंबित है। जो विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल जी, उनसे पूछ लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में चंदूलाल चंद्राकर जी की क्या भूमिका थी और कुशाभाऊ ठाकरे जी का कितना योगदान है। तो इनको छत्तीसगढ़ के महापुरुषों से इतनी हिकारत है कि वो विधेयक आज तक लंबित है। जिस प्रकार से तमाम जगहों पे हमने संघर्ष किया किसानों के हित में, जो युवा हैं जिनके रोजगार और शिक्षा के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, जो बहुसंख्यक आबादी के आरक्षण का अधिकार है, इस तरह से दर्जनों वाकये हैं जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना से तमाम जगह, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जब तक हमारी सरकार थी, बंगाल का उदाहरण आपके सामने है, तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब में इसी तरह से रोकते रहे। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती वहां पर जो है राजभवन को ये अपने इच्छा मुताबिक अपने फायदे के लिए सेवा कार्य में उपयोग लेते रहे, ये इनकी दुर्भावना है। जो अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मतलब वो मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करेंगे, लेकिन ये करवाते विपरीत है। पहली बार देश के इतिहास में बंगाल में आपने देखा चुनी हुई सरकार के खिलाफ राजभवन से राज्यपाल के द्वारा पत्रकार वार्ता ली जाती है। दूसरा कोई उदाहरण है क्या खुशी जी? तो ठीक है, बहुसंख्यक ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी मैं इसका। मर्जी से उनके मतों से चुनी हुई सरकारों के द्वारा जो जनहित में फैसले लिए जाते हैं उनको ये रोकने का काम करते हैं राजभवन से। ठीक है, चलिए इसी का लेकर जवाब लूंगी, लेकिन तमाम उससे पहले संवैधानिक बिल्कुल उससे पहले प्रतिक्रिया अनिल जी की। अनिल जी देखिए, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु ये दोनों ही ऐसे राज्य नहीं है जहां पर ये देखा जाए कि राज्यपाल बनाम सरकार जैसी स्थिति दिख रही हो, क्योंकि इसके अलावा भी देखिए और भी ऐसे कई राज्य जहां पर इस तरह की चीजें देखी गई हो। अभी जिक्र किया था पंजाब का, पंजाब की बात कर लूं मैं, तेलंगाना की, पश्चिम बंगाल की, तो यहां भी इस तरह की स्थिति तो देखी गई है। हालांकि पंजाब के मामले में भी कहा था, कोर्ट की ओर से आया था कि आग से खेल रहे हैं राज्यपाल, तमाम ऐसी टिप्पणी आई है। लेकिन अब जो फैसला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, ये जो तमाम राज्य हैं इनमें जो टकराहट है राजभवन से, क्या वो उस पर अब विराम लग पाएगा? देखिए खुशी जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है और बहुत कठिन भी है। देखिए अब राजनीति में शुचिता और नियम कानून कायदों की बात तो करना बेमानी है, और ये राज्यपालों का जो राजभवन का दुरुपयोग क्या इस 10 सालों में ही हुआ है? जो केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई उसके पहले नहीं हुआ। बावरी विध्वंस हुई तो उसके बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की सरकार गिरी, मध्य प्रदेश की सरकार भी गिर गई। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? तो देखिए राजभवनों का और कानून का जो है पॉलिटिकल यूज तो होता रहा है शुरू से, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन इस पॉलिटिकल जो राइवलरी में जो जनहित के मामले हैं वो उलझना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि भाई आप रोक के कैसे रख सकते हो।
यहाँ पर सिर्फ एक आरक्षण बिल ही नहीं रुका हुआ है, धर्म स्वतंत्रता का भी बिल रुका हुआ है। और इनको सुरेंद्र वर्मा जी को शायद पता हो, बहुत पहले से आजादी अजीत जोगी के समय से रुका हुआ है। अब जब आप दूसरी बात, आरक्षण का जो बिल रुका हुआ है, राजभवन में रोका गया है, उसमें अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल की टकराहट सबने देखी थी। दोनों एक समय में, अनुसुईया उइके भी एक जमाने में कांग्रेस में ही हुआ करती थी और प्रदेश युवक कांग्रेस की महामंत्री या उपाध्यक्ष हुआ करती थी, तो उसके बाद वो भाजपा में गई। तो वो उस समय से भूपेश बघेल और उनके कोई संबंध खराब नहीं थे, लेकिन जब वो भाजपा की ओर से राज्यपाल बन के आई तो संबंधों की कड़वाहट सबने देखी। वो एक बिल पर उनका टकराव इतना बड़ा कि बाद में अनुसुईया उइके को जाना पड़ा, दूसरे आए, लेकिन विधायक वही का वही अटका हुआ है। विधायी प्रक्रिया नहीं हुई, आप रिजेक्ट कर दीजिए। विधायी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, आप डायरेक्टिव देकर आप बोल दीजिए कि आप ये सब कमियां हैं इसमें, सब आप इसको आप पूरा कीजिए। लेंगे आरक्षण जैसे मामले में आप यहाँ छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को नौकरियों के लिए मामले में कब तक आप उसको वंचित रखेंगे। यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी के मामले में देखिए, किसानों का मामला, मंडी, डीम्ड मंडी, आखिर में रोक कर रखने का मतलब क्या है। अब फिर आज नहीं तो कल आपको उस पर फैसला देना है, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आप उसको रोक क्यों रहे। पॉलिटिकल टूल तो आप कह सकते हैं कि अब सब ये, इसमें कोई शक नहीं, जितनी भी राजनीतिक हथियार है सब तरह से सब यूज करते हैं। केंद्र में आज भाजपा की सरकार है, वो इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो सबको मालूम है, कोई बताने की बात नहीं, कांग्रेस ने राज्यपालों का कैसे कैसे उपयोग किया। लेकिन इस पर अब जो है, अब समय आ गया है कि इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर आप एक बिल को कब तक रोक सकते हैं और एक बिल को आप कब तक रोके रखेंगे, उसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी एक वर्डिक्ट देना चाहिए कि भैया आप 6 महीने में पास करो, नहीं तो रिजेक्ट करो। तो कोई गाइडलाइन तो आए। आखिर कौन किस पर एक दूसरे पर टालते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है, उसके बाद फिर वो यहाँ आके पेंडिंग हो जाता है, फिर उसके लिए आंदोलन। तो ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो विधेयक लंबित हैं, जो राज्य के जो जनहित से या राज्य की तरक्की से, राज्य के विकास से अगर संबंधित है, तो उस पर फैसला होना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि टेक्निकली वो ठीक नहीं है या विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता, तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। वो फिर से जाएंगे, फिर से विधेयक लाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन रोक कर रखना, उस पर कुंडली मार के बैठना, ये तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, वो तो मतलब आपको उस पर उससे सचेत करने वाली है, आप अलार्मिंग है, आपको उससे सोचना पड़ेगा और उस पर ध्यान देना पड़ेगा और उस पर क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा। लंबित बिल आप रखना नहीं है, आपको पास करिए, भेज दीजिए वापस। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं, उसी को लेकर मैं प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ विमल जी से। देखिए विमल जी, जिस तरह से सुरेंद्र जी का कहना था कि दुरुपयोग करने की आदत आप लोगों की हो चुकी है। पहले देखिए, पहली दफा तो है नहीं कि किसी चीज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हो, चुनाव होते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठते हैं, जांच जब होती है तो ईडी, आईटी, सीबीआई पर भी सवाल उठते हैं कि उसका भी आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अब विमल जी का कहना कि जहां आपकी सरकारें नहीं होती है, अब राजभवन से क्यों आखिर तालमेल इतना बैठा लेते हैं आप कि उनका भी फिर देखा जाए तो मनमानी करते हैं उसके माध्यम से आप। विमल जी, विमल जी आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है, इसी को लेकर सुरेंद्र जी के पास भी लौटूंगी। सुरेंद्र जी देखिए, बात तो आएगी। कहा जाता है कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घर पर क्या ही पत्थर उछालेगा। हालांकि शीशे के घर तो दोनों के ही है। जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे अनिल जी की, बात तो आपको लेकर भी उठाई जाएगी ना। यूपी का तो हम सभी को पता है, वहां क्या कहेंगे फिर? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक रही, कौन सा ऐसे राज्य का राजभवन है जो निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ पत्रकार वार्ता लेके जहर उगले? बता दीजिए मुझे, 70 सालों में कभी हुआ हो तो। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि अवरोध उत्पन्न करके अवैध तरीके से विधेयक को रोकना चुनी हुई सरकारों का अपमान है, जो संसदीय परंपरा हमारी है। यूपी के रोमेश भंडारी जी तो अभी भी याद आते हैं ना, राज्यों का संघ माना जाता है। चुने यूपी के रोमेश भंडारी जी, उनका तो जिक्र किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल खुशी जी, आप मुझे ये बात, हाँ बिल्कुल 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 किया जाना चाहिए। और जो मैंने तो कहा ना, आप मुझे बता दीजिए कोई वाकया आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ हो और भोर होने से पहले षड्यंत्र करके गुपचुप आयोजित कर दिया जाए और उससे पूछा भी ना जाए
कि बहुमत है कि नहीं है, उसको शपथ दिला दिया जाए। हाँ। जो महाराष्ट्र में हुआ, और वीटो पावर के तौर पर देखिए, संविधान का अनुच्छेद 200 ये कहता है राज्यपाल के पास 3 ही विकल्प हैं, या तो उस विधेयक पे साइन कर दे, या आपत्ति के साथ लौटा दे, या राष्ट्रपति को भेज दे। जो आधा दर्जन छत्तीसगढ़ के विधेयक रुके हैं, आप मुझे बता दीजिए खुशी जी कि ये तीनों में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो इनके लिए अलग कानून है क्या, अलग संविधान है क्या? तो ये रिमोट कंट्रोल से चलाने की जो परंपरा है, आज से पहले जो अधिनायकवाद मोदी शाह का है, इसके पहले इतना दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। कुछ विवादें हो सकती है, कुछ आरोप लग सकते हैं, लेकिन ये जो खुला खेल हिमाचल में आपने भी देखा, बहुमत नहीं थी वहां, सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस वहां जाती है भाजपा शासित राज्य की, और सरकारी गेस्ट हाउस में हरियाणा में लेके, ठीक है, जवाब ले लेते। विमल जी से संपर्क हो चुका है, बिल्कुल आप ही की बातों का जवाब ले रहे हो विमल जी। को बुला लिया जाता है शपथ के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए, तो ये राजभवन का खुला दुरुपयोग नहीं है क्या? ये वार रूम बना के रखे, पार्टी का अल्लाह के रूप में संचालित कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण हो तो बता दीजिए मुझे। ठीक है विमल जी, सरकार आपकी है लेकिन दुरुपयोग नहीं कीजिए, कहना है सुरेंद्र जी का, हर चीज का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए तुलसी जी, आपातकाल को याद कर लीजिए। हाँ। इतिहास में उससे बड़ा दुरुपयोग सत्ता का किसी ने नहीं किया होगा। 84 के दंगे याद कर लीजिए आप, 84 इनको क्या है, सुनने की आदत नहीं है ना, ये सिर्फ चिल्लाने की आदत है, सुनेंगे नहीं है। मैं जानता हूँ ये सुरेंद्र वर्मा जो है ना, ये सुनता नहीं है, ये बस बोलेंगे, दूसरे को बोलने का मौका भी नहीं देंगे। महिमा मंडल में उस समय लिखे थे, तो बोल लीजिए और कुछ बोल लीजिए। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का भाग है, और बोल लीजिए, और बोलिए। इनके में इंदिरा गांधी के सारे गुण हैं कि दूसरे को छीनना नहीं है, सिर्फ चिल्लाना है। सुन लो, इसी कारण कांग्रेस खत्म हो गई और खत्म हो जाओगे, गड्ढे में जाओगे, पाताल में जाओगे, ढूंढने से नहीं मिलेगी कांग्रेस। मोदी जी की तरह थोड़ा सुनने की आदत डालो, ऐसा दुरुपयोग नहीं किया, सुनने की आदत डालो थोड़ा। लेने दीजिए विमल जी से, उसके बाद लौटूंगी मैं अनिल जी के पास। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात सुनिए मैंने, विमल जी की जवाब ले लेते। विमल जी, ये जो है ना, कांग्रेस को और डुबाने का काम करेंगे। इनको जो है कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि कैसे प्रवक्ता कहाँ भेजने चाहिए। अच्छा, सुनने वाले होना चाहिए, सुनने फिर जवाब दे। करो संविधान 163 में क्या प्रावधान है, 200 में क्या प्रावधान है, ठीक है, क्या दायित्व है राजभवन का? आप ये बताइए मेरे को कि जिस समय आपातकाल लगा क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने ये सुन नहीं सकते ना, सुन नहीं सकते। इंदिरा गांधी जी के अंत वक्त है, फिलहाल समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं अनिल जी से। अनिल जी देखिए, दोनों ही राजनीतिक मेहमानों की आपने प्रतिक्रिया सुनी है, और इससे ये स्पष्ट है कि सही दोनों नहीं है, एक दूसरे पर आरोप है, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं अक्सर चर्चाएं करती हूँ, बात चाहे कुछ भी होगी, अपराधों की बात होगी, ये छत्तीसगढ़ में जो मामले उठते रहेंगे, ये तब भी देखा गया था कि सरकार, पिछली सरकार जो थी तब भी उठे थे। ठीक है विमल, ठीक है सुरेंद्र जी, लौट रही हूँ मैं आपकी। ठीक है, समय की कमी है। अनिल जी, इतिहास पर बात की जाती है लेकिन क्या वर्तमान पर बात की जाएगी? अनिल जी, अंतिम प्रतिक्रिया। ठीक है ना, नहीं, वर्तमान में बात की जानी चाहिए। इतिहास में तो फिर इतिहास खोदोगे तो फिर वो इमरजेंसी तक जाओगे ही जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? इमरजेंसी जो लगी थी, सिद्धार्थ शंकर रे वो क्या थे? तो इमरजेंसी को कोई भूल नहीं सकता है, इमरजेंसी तो अध्याय है ना, इतिहास है ना, इस पे नहीं जाना। आप इतिहास की गलतियों से सीख तो लीजिए, कि इतिहास की गलतियों को याद करके उसको दोहराते रहोगे। एक फोड़ा पाल लिए, उसको फोड़े को नासूर थोड़ी बनाना, आपको वर्तमान में बात करना है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो तो देखिए, अगर मेरा ये मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर कोई विधेयक आपको लगता है कि ये पास करने लायक नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, या राष्ट्रपति भवन भेज दीजिए, या आपत्ति लगा के भेज दीजिए। आप उसको लंबित कैसे रख रहे? देखिए, लंबित रखने की जरूरत, ये एक नई बहस का भी जन्म देता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक नई बहस देता है। सुप्रीम कोर्ट के भी जो ऑर्डर है वो एक बहस का जन्म तो देते हैं, लेकिन वो परिणाम पे क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट की कुल मिलाकर बात यही है कि आखिर सरकारें बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन मुद्दे वही के वही क्यों रह जाते हैं कि सरकार कोई भी होगी लेकिन उन मुद्दों पर बहस होगी सिर्फ,
ना कि उनका निराकरण कुछ हो पाएगा। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं विधेयक लंबित को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे वर्तमान की जो तस्वीरें हैं, इतिहास को तो खंगाला जाता है लेकिन वर्तमान पर कितना असर ये फैसला डाल पाता है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।